हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर टुडेज सेशन। आज हम लोग ऑटिज़म के ऊपर बात करने वाले हैं। ये हमारा जो सेम सेशन था, ये कल हमारा इंग्लिश में था। आज सेम हम पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इनके हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे एंड एग्जैक्टली ऑटिज़म क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह जानेंगे। एंड बिल्कुल एंड में हम ये देखेंगे कि एज टीचर्स आप लोगों का क्या थोड़ा बहुत भी रोल हो सकता है। अगर कोई बच्चा जिसको ऑटिज्म है, उसको अगर बेहतरी हम कराना चाहते हैं, तो एज टीचर्स आपका क्या रोल या क्या ड्यूटीज हो सकते हैं। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ, ताकि हम सब लोग और अच्छी तरह जान पाएं और समझ पाएं कि एग्जैक्टली ऑटिज्म क्या है, कौन से उम्र तक के बच्चों में ये ज़्यादातर पाया जाता है एंड इसके क्या क्या लेवल्स होते हैं एंड मेनली इनके जो सिम्टम्स हैं, इनके जो लक्षण हैं वो क्या हैं। सो हिंदी में इसको स्वलीनता के नाम से बोला जाता है, जो कि है ऑटिज्म। और अगर मैं और टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, ये बोला जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें एक या दो तरह के सिम्टम्स नहीं होते या लक्षण नहीं होते, बट बहुत बहुत सारी तरहों के लक्षण पाए जाते हैं। मेजर कैटेगरीज भी होती हैं कुछ कुछ सिम्टम्स की, एंड उनके सब हेडिंग्स में भी बहुत सारे लक्षण हम ऑटिज्म में देखने को मिलता है। सो बेसिकली ऑटिज्म जो है वो क्या चीज़ है, हम अपने शुरुआत के सेशंस में लगातार बोल रहे हैं एंड हम जितने भी सेशंस कर रहे हैं, इनमें हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का, वो है ऑटिज्म। सो ऑटिज्म ज़्यादातर अगर हम देखें, जो 3 साल के बच्चे, जो 3 साल की उम्र तक के बच्चों में ज्यादातर या उससे पहले ही डायग्नोज हो जाता है। एंड जरूरी नहीं है कि कभी कभी ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 4 या 5 साल के बाद भी सडनली इस तरह के सिम्टम्स जरूर दिखा सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर जगहों पे यही देखा गया है कि एटलीस्ट बाय 3 years ऑफ एज, 3 साल की उम्र तक इनके लक्षण काफी सारे बच्चों में काफी हद तक आ जाते हैं। सो इनमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जो आप लोगों से मैं एक चेकलिस्ट भी बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर आपके स्कूल में कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम वाला बच्चा हो, ताकि आप लोगों के लिए एज टीचर्स उनको आइडेंटिफाई करना, उनको उनके लिए इंटरवेंशन प्लान करना और शायद इजी हो जाएगा जब आप लोग इस चेकलिस्ट को भी देखेंगे। उससे पहले अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज में अगर बात करूं, जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, दो मेन इसके डोमेन्स हैं। पहला वाला कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड या जो है कमजोर लेवल का इनका सोशल कम्युनिकेशन होता है। सोशल कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चा जो है वो सोशल सिचुएशंस में बहुत अच्छी तरह अडेप्ट नहीं हो पाएगा, बाकी लोगों के साथ दोस्ती भी नहीं कर पाएगा, बाकी के लोगों के साथ जाकर अपने आप से बातचीत भी नहीं कर पाएगा। दूसरा जो मेन डोमेन है वो है रिपीटेटिव एंड अनयूजुअल व्यवहारों का, अनयूजुअल बिहेवियर्स का। मतलब कि कोई चीज को बार बार घुमा कर देखना, कोई चीज को बार बार स्मेल करना, कोई चीज को जस्ट एक रूम के चाहे एक कोने को कंटिन्यूसली घूरते रहना, या बार बार अपनी बॉडी को टू एंड फ्रो मोशन में मूव करना। एंड बहुत सारे अलग अलग भी उदाहरण हम इसके साथ देख सकते हैं। सो ये जो हमारे मेन ब्रॉड 2 कैटेगरीज हैं जब हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, इनके अंडर ही बहुत सारे छोटे छोटे और भी साइंस और सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं। अभी तक अगर हम ट्रीटमेंट के लाइन में बात करें, ट्रीटमेंट जो है इसके लिए एज सच कोई स्पेसिफिक एक या दो प्रकार की दवाइयां अभी तक नहीं बनी हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी पीडियाट्रिशियन या कोई भी मनोचिकित्सक, जो हम साइकेट्रिस्ट को बोलते हैं, आप जब भी कोई ऑटिज्म वाले बच्चे को इनके पास लेकर जाएंगे,
तो ये जो मेडिकेशंस इनको जो देते हैं, ये मेनली 2 या 3 तरीकों से काम करती है। दैट इज, या तो वो डॉक्टर सिर्फ उनके व्यवहारों के अकॉर्डिंग उनको दवाइयां देते हैं या डोज देते हैं, या अगर बच्चे को किसी और तरह का इमोशनल प्रॉब्लम हो, अगर किसी और तरह का एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो, इन कुछ डिफरेंट सिम्टम्स को देखकर सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी दवाइयां दी जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ ऑटिज्म के लिए कुछ दवाइयां आई हैं मार्केट में, सो ये बिल्कुल ही गलत होगा ऐसा सोचना। जब भी कोई डॉक्टर दवाई देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके व्यवहारों से रिलेटेड होता है। अगर हम किसी एक बच्चे में देखते हैं कि एग्रेशन बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा बच्चा करता है, या इरिटेशन लेवल बहुत ज्यादा है, उन चीजों को सिर्फ कम करने में कुछ दवाइयां हमें उपयोग या सहायता देंगी। अदरवाइज ओवरऑल कुछ कुछ थेरेपीज होती हैं या कुछ कुछ इंटरवेंशन प्लान्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं कोई भी ऑटिज्म वाले बच्चे को। वो थेरेपीज किस तरह की हो सकती हैं? स्पीच थेरेपी हो सकती है, जो बोली सुधारने के लिए जो थेरेपिस्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल थेरेपी हो सकती है, प्ले थेरेपी हो सकती है। क्यों? जैसे हम जितना नेचुरली एक बच्चे के साथ उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा पाए, जितना उस बच्चे का जो अंदर का जो एक मोटिवेशन है, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन हम कहते हैं, मोटिवेशन को अगर जितना ज्यादा बढ़ा पाए, उतना ज्यादा बच्चा सोशल इंटरेक्शन करने के लिए भी मोटिवेटेड होगा, प्लस एक अलग काइंड ऑफ एक्साइटमेंट भी वो जरूर दिखाएगा बच्चा, अगर हम बहुत नेचुरल चीजों के साथ उनके साथ खेलने की कोशिश करेंगे तब। सो इसी तरह के कुछ कुछ जो थेरेपी प्लान्स हैं, ये हमारे को बहुत सहायता करते हैं ऑटिज्म वाले बच्चों का लेवल सुधारने में। अब हम टीचर्स बात करेंगे जो हमारा मेन कंसर्न है अबाउट द चेकलिस्ट। ये कुछ कुछ लक्षण है, ये हमने 14 साइंस एंड सिम्टम्स हमने यहाँ नोट डाउन किए हैं, ताकि आप लोग और अच्छा समझ पाए कि अगर आपके क्लास में या आपके स्कूल में अगर कोई भी इस तरह का बच्चा है, जो आप शायद हो सकता है कि अगर आप उनको इस चेकलिस्ट के साथ भी आप मैच कराएं, या आप एज अ स्कूल एज एन अथॉरिटी अगर आप उनके पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है, एक टेस्टिंग की जरूरत है, जिसमें आईक्यू भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रूल आउट करेंगे। इवन जो लेवल है ऑटिज्म का, चाहे माइल्ड है, मॉडरेट लेवल है या सिवियर लेवल है, वो भी हम सिर्फ अंदाजे से इस चेकलिस्ट के साथ नहीं तय कर पाएंगे। रादर आप लोग जरूर ये कर सकते हैं एज टीचर्स कि आप ज्यादा एजुकेट या अवेयर करें पेरेंट्स को। जो भी इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको आप जरूर सही डायरेक्शन दिखाएं कि वो एग्जैक्टली किस प्रोसेस से इस तरह की साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवा सकते हैं। जब वो आपके पास रिपोर्ट लाएंगे, उस अकॉर्डिंग सीबीएसई जो है बहुत सारे जो कंसेशंस वो देती हैं इन बच्चों के लिए, हमारे जितने भी बच्चे विद डिसेबिलिटीज होते हैं, डेफिनेटली जब हम आप सीबीएसई में वो रिपोर्ट भेजते हैं, ऑटोमेटिकली सीबीएसई बहुत सारे कंसेशंस इन बच्चों को देता है, जिससे आप लोग जरूर देखेंगे एंड एज पेरेंट्स भी आपको पता चलेगा कि जरूर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ग्रेड्स है, जो ओवरऑल मार्क्स हैं, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है बच्चों की पढ़ाई में, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी एंड एक बहुत हद तक एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट जरूर बनेगा इन बच्चों के लिए, अगर हम इस तरह के कंसेशंस या हम कुछ फैसिलिटीज अगर इन बच्चों को दे पाए। सो टीचर्स, ये चेकलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए, जो इसमें पहला पॉइंट है, आंख नहीं मिला पाना। शायद आपके लिए, मेरे लिए, जब से हम पैदा हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, आपके और मेरे लिए शायद एक नॉर्मल तरीका बात करने का यही होता है, जो हमने सीखा है कि जब आपके साथ मेरा आई कांटेक्ट हो। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स, इन बच्चों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मली नहीं आती है अंदर से, रादर इनको ये भी अवेयरनेस नहीं हो पाती है, ये अवेयरनेस नहीं हो पाती है कि मुझे शायद इन पर्टिकुलर इंसान से बात करने के लिए मुझे आंखों में देखना है। हो सकता है कि शायद मैं स्विच की तरफ देखकर आपसे बात कर रही हूँ या आपकी बात सुन रही हूँ, या मैं शायद मेरी नजर मोबाइल पे है, तब भी मैं आपकी बात सुन जरूर पा रही हूँ। तो कभी हम ये ना सोचें कि जो बच्चा
आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा कुछ सुन नहीं पा रहा है। सो इन दोनों चीजों में जरूर एक फाइन डिफरेंस है जो हम लोगों को दिमाग में जरूर अपने रखना पड़ेगा। सेकंड जो है, एकांत में एक ही खेल जो बार बार खेलने की एक जो चाहे वो मैं कोई पेपर ले लूं, चाहे मैं पेपर फाड़ के बहुत सारे उसके छोटे छोटे या लंबे टुकड़े कर लूं। बहुत बच्चों को हमने देखा है हमारे भी एक्सपीरियंस में कि वो चाहे बॉटल को शेक करना हो या कुछ भी पेपर कुछ पेपर जो शीट्स हैं उनको मूव करके देखना हो या कॉन्स्टेंटली फैन को मूव करके देखना हो। अगर आप उनसे एक बहुत सिंपल गेम, सिर्फ आपने ये बोला है कि इस बॉटल में आप इस पानी को भरो, हो सकता है कि वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए पानी से सिर्फ खेलने में और उनको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इतनी अच्छी लग जाए कि वो शायद 1 घंटा या 2 घंटा बड़ी इजीली इन सारी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रख सकते हैं, जो शायद आप और मैं, शायद हम 10 मिनट्स के अंदर ही शायद उस चीज को करने में बोर हो जाएंगे। बट किसी भी तरह की रिपीटेटिव एक्टिविटी करने में ये बच्चे बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते हैं और इनको इस तरह की रिपीटेटिव एक्टिविटीज बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। अपने लेवल के या अपने एज के या अपने उम्र के बच्चों के साथ एडजस्ट ना कर पाना, बातचीत ना कर पाना, इवन वो इनिशिएट भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम कभी भी बोलेंगे कि बेटा आपका क्या नाम है, वो शायद इधर उधर देखने लग जाए या शायद ऐसा आपको पूरी तरह ही इग्नोर कर दे कि आप जैसे उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट टीचर्स, यहाँ ये जानना हमें बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक लक्षण है। हम अगर इन सारी चीजों को अपने दिमाग में इस तरह से फिट कर लें कि ओके शायद हर बच्चा ऑटिज्म वाला ये करता होगा, तो शायद ये गलत होगा। बिकॉज हर लेवल के साथ, वेदर माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट या सिवियर लेवल के साथ, हर एक लक्षण कम या ज्यादा जरूर देखने को मिलता है इन बच्चों में। सो एज टीचर्स ऑल्सो हमारा अवेयरनेस पूरी तरह इन सारे लेवल्स के बारे में भी होना चाहिए, ताकि हम एज अ ग्रुप सबको एक्सक्लूड ना करते जाएं जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। इन बच्चों का एक ये भी बहुत मेन सिम्टम है टीचर्स, दैट जो हमारा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जब एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आपसे मैं बातचीत के तौर पे आपको काफी सारा नॉलेज दे रही हूँ अबाउट ऑटिज्म, दिस इज माय वर्बल कम्युनिकेशन। अगर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूं, जो कि अभी आप सब लोग मेरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या मेरा बॉडी मूवमेंट या मेरे हैंड जेस्चर्स आप लोग नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि ये हमारा ऑनलाइन एक सेशन चल रहा है, बट यही अगर आप हमारे सामने, हम आमने सामने होते, तो जिस तरीके से मैं अपना हाथ हिला के बात कर रही हूँ या मैं पॉइंट करके किसी को बात कर रही हूँ या मैं अपना बॉडी मूवमेंट किस तरह से रख रही हूँ, तो टीचर्स ये सारा एक कोई भी व्यक्ति का या कोई भी बच्चे का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चे हैं इनका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल भी एज अप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस। इसीलिए इनको हम शुरू से नॉट ओनली स्पीच थेरेपी के द्वारा एक बोली में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, बट साइमल्टेनियसली उतना ही इंपॉर्टेंस हम देते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पे वर्क करना, दैट इज पॉइंटिंग करके सारी चीजें बताना। यस का मतलब ये है, नो हम इस तरह से शेक करते हैं हेड। सो हमारा एक ये भी एक प्राइम फोकस होता है इन बच्चों का नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना। इनके जो जो अपने एक शेड्यूल की जब हम बात करते हैं, कोई भी जो नॉर्मल जिस बच्चे का आईक्यू है या जो ऑटिज्म से ग्रस्त नहीं है, उन बच्चों के लिए शायद हम एज टीचर्स, हम हो सकता है जैसे एक दिन अगर शायद म्यूजिक क्लास की जगह अगर म्यूजिक टीचर नहीं आए हो स्कूल में, तो बहुत बारी हम क्या देखते हैं कि वो सब्सटीट्यूशन लग जाता है। शायद उस दिन मैथ्स टीचर ने क्लास ले लिया या कोई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से सब्सटीट्यूट हो गया। सो इन केसेस में एक बेसिकली एक शेड्यूल कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। इस तरह के जो बहुत छोटी छोटी चेंजेस जो आपके और मेरे लिए है, अगेन बाय चांस एनी चाइल्ड विथ ऑटिज्म, उन बच्चों के लिए इस तरह के बहुत माइल्डेस्ट ऑफ द चेंजेस जो हम शेड्यूल में करते हैं, इन बच्चों को के लिए अडेप्ट करना
इन छोटे छोटे चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत इजीली बिल्कुल भी वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। चाहे मैं ये पेरेंट्स के लिए बोलूं, हम अगर सोचते हैं कि अभी सब कुछ ऑनलाइन हमारा हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सो व्हाट अबाउट व्हेन दे आर एट होम, जब वो घर पे हैं, तो अगर मैं ये सोचूं कि मैं हर रोज अलग अलग शेड्यूल अपने, मेरा जो बच्चा है विद ऑटिज्म, उसके साथ मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें अगर ट्राई करूंगी, तो शायद वो अच्छा होगा बच्चे के लिए। बट यहीं पे हम कुछ लोग जरूर ये गलती कर देते हैं, उनके लिए जितना एक फिक्स्ड रूटीन हम रख पाए टीचर्स, उतना ज्यादा बेहतर है। अगर हम बार बार डेली बेसिस पे अगर कोई भी एक्टिविटी को हम चेंज करेंगे या माइनस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उतना ज्यादा ही मुश्किल फेस करेंगे हमारे ये सारे बच्चे। लोगों या वस्तुओं को जो हम स्मेल, टच एंड टेस्ट करके जो करने वाली चीज है, जो शायद मैंने अभी इससे पहले भी मेंशन किया था, इन बच्चों में अनलाइक जो आपका और मेरा नेचर है, या अनलाइक एक कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई 5 साल का बच्चा है, 5 साल की उम्र का बच्चा शायद बहुत बचपन में सारी चीजें शायद मुंह में डालता होगा, उसको उस तरह से वो अपना लर्निंग बढ़ाता है चीजों के बारे में, उनके स्मेल के बारे में, उनके रंगों के बारे में, शायद देखकर या टच करके। बट अगर मैं ऑटिज्म वाले बच्चों की बात करूं, चाहे वो चीज खाने का कोई पदार्थ हो, चाहे वो ना हो, स्टिल इनमें एक बहुत मेन एक सिम्टम हमको देखने के लिए मिलता है इन बच्चों में। मोस्ट ऑफ द चीजें वो जरूर या तो मुंह में डाल के देखते हैं, कुछ बच्चे च्यू भी कर लेते हैं उन चीजों को, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, चाहे वो एडिबल हो, चाहे वो ना हो। एंड हर चीज को टच करके या थोड़ा बहुत स्मेल करके देखने की आदत जरूर इन बच्चों में पाई जाती है ज्यादातर। दर्द महसूस करने की जो क्षमता है, ये मैंने कल भी अपने सेशन में बोला था, ओवर सेंसिटिव या अंडर सेंसिटिव, हम ये दोनों शब्द जरूर यूज करते हैं जब हम ऑटिज्म के बारे में बात करते हैं। ओवर सेंसिटिव टू पेन या अंडर सेंसिटिव टू पेन। अगर शायद एज अ नॉर्मल और एज अ एटिपिकल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, शायद अभी अगर मुझे शायद कोई दरवाजा अगर मुझे थोड़ा तेज लग जाए, तो शायद मुझे थोड़ी देर के लिए दर्द होगा, फिर शायद मैं उस दर्द को भूल जाऊंगी। बट यहीं पे अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, या तो उनको शायद बहुत ज्यादा वो बॉदर नहीं होंगे कि अगर मुझे ये चीज लगी भी है या नहीं, वो शायद अपना जो काम करने के लिए जा रहे थे या खेल कूद में व्यस्त हो जाएंगे। नहीं तो वो शायद उसी दर्द या उसी पेन को लेकर घंटों घंटों भी रोने की क्षमता रखते हैं। एंड इसमें ही हम अब उनके सेंसरी नीड्स की जब हम एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म में, सेंसरी नीड्स हमारा इन बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर मेरी एक आदत है कि मैं सिर्फ गोल जो पहिए हैं, जो गाड़ियों के पहिए हैं, वो मैं दिन और रात चलाकर देखना या रोड पे देखना बहुत पसंद करती हूँ, एंड अगर मैं ऑटिज्म से ग्रस्त हूं, दैट मीन्स विजुअल नीड मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स कि विजुअल इनपुट अगर मैं ज्यादा से ज्यादा लेती हूं, तो शायद जाकर मेरा जो बॉडी का बैलेंस है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बॉडी एंड माइंड में शायद सेटल हो जाता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे घूमने वाली चीजों को बार बार देखना, या कोई चीज को खुद आवाज निकाल निकाल के सुनना, तो दिस मीन्स दैट जो ऑडियो इनपुट है, जो हमारा जो सुनने की जो क्षमता है, जो एक इनपुट हमारे इन बॉडीज में बढ़ी हुई है, दैट इज वाई, दैट इज द ओनली रीजन जब बच्चे खुद शायद बहुत जोर जोर से बैंग करते हैं, कभी कभी दरवाजे या टेबल या कुछ चीजों के, या अपने मुंह से साउंड निकालने की कोशिश करते हैं, दिस मीन्स दैट डेफिनेटली उनको ऑडिटरी इनपुट चाहिए। अगर क्योंकि सही लेवल ऑफ उनके बॉडी के अकॉर्डिंग ऑडियो इनपुट नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई वो बार बार अपने तरीकों से चीजें करके इनपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे जो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये सेंसरी इनपुट बोला जाता है हमारे टर्म्स में। इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत कम होता है, एंड जो एक एग्रेसिव बिहेवियर, जो एक इरिटेबल बिहेवियर या एक्सट्रीम्स में बिहेवियर की हम बात करें, तो ये बहुत कॉमनली मॉडरेट एंड सिवियर लेवल ऑफ ऑटिज्म के बच्चों में ज्यादातर देखी जाती है। जो माइल्ड ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, कभी कभी उनमें बहुत एक्सट्रीमिटीज ऑफ बिहेवियर कम सिचुएशंस में देखी जाती है।
एक ही चीज पर टकटकी लगाए रखना, मतलब अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं एज अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म मैं बहुत ज्यादा फिक्सेट हो जाऊंगी। अगर मैं पहले हमेशा राइट वाला चप्पल अगर पहले पहनती हूँ तो इट विल बिकम एज अ रूटीन, इट विल बिकम एज अ हैबिट। एक आदत पड़ जाएगी मुझे कि मैं हर रोज ही अपना राइट वाला चप्पल पहनूंगी, देन ओनली मैं अपना लेफ्ट वाला चप्पल पहनूंगी। तो एक रूटीन को थोड़ा सा भी, जैसा आप समझ पा रहे हैं कि चेंज करने में एज पेरेंट्स, एज टीचर्स और एज प्रोफेशनल्स हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें भी फेस करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अनुक्रिया देने में देर करते हैं, जैसे अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन इन बच्चों को दिया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, उनका प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं रहता, उनके बॉडी जेस्चर्स जो हैं अप्रोप्रिएट नहीं रहते उनके उम्र के मुताबिक, हमको ऐसा लग भी सकता है, बहुत 90% ऑफ द केसेस में ये देखा गया है दैट इन बच्चों को जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं शायद वो अच्छी तरह अटेंड ही नहीं करते हैं, या तो हमारे इंस्ट्रक्शन को अगर समझ भी लेते हैं देन स्टिल ये चीज देखी गई है टीचर्स दैट रिस्पॉन्ड करने में ये बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। ये अगर मैं कोई 5 इयर्स के बच्चे की अगर बात करूं जिसका बिल्कुल नॉर्मल आईक्यू है एंड जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कैटेगरी में नहीं आता है, वो शायद मैक्सिमम विद इन 15 सेकेंड्स इज द मैक्सिमम टाइम रेंज और 30 सेकेंड्स आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा आपके या तो सवाल का या तो आपके इंस्ट्रक्शन का। जब हम अगर बात करते हैं चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, शायद वो 2 मिनट लगे चाहे वो 5 मिनट लगे, अगर उन्होंने सुना है स्टिल दे विल फॉल बैक आपको एक रिस्पॉन्ड देने में उस इंस्ट्रक्शन का। सो टीचर्स, ये बेसिकली थे हमारे जो सिम्टम्स की हम जो बात कर रहे हैं, चाहे आपके स्कूल में कोई ऐसा बच्चा हो, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो। सो अगर इस तरह की अवेयरनेस आप लोग बढ़ाएंगे एज टीचर्स और एज पेरेंट्स, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सोसाइटी में भी बहुत हद तक एक अवेयरनेस में, सेंसिटाइजेशन में एक बहुत ज्यादा फर्क डेफिनेटली पड़ेगा टीचर्स। सो इसी वजह से हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करे हैं। इसका मतलब यही है कि एज टीचर्स जब हम ये समझ लेते हैं कि ओके ये हमारे सारे लक्षण हैं, ये हमारे मेन सिम्टम्स हैं, अब उसके बाद आपका रोल क्या आता है इनके इंटरवेंशन प्लान में। सबसे पहले ये चीज आती है, बाकी बच्चों की तरह अगर मैं टीचर की बात करूं, सबसे पहले आपको नॉट ओनली अवेयर होना पड़ेगा इनके सिम्टम्स के बारे में, जो कि आप अब हो चुके हैं कंप्लीटली अवेयर एज पर मी, बट आपको उन बच्चों को उन्हीं की तरह, उन्हीं के व्यवहारों के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज भी करना पड़ेगा कि यस ही और शी इज अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म। मैं इस बच्चे को आज से ही एक्स्ट्रा स्पेशल अटेंशन जरूर दूंगा, अपनी कक्षा में हो या आपके स्कूल में हो, एंड मैं नॉट ओनली उस बच्चे की मदद करूंगा बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपकी ड्यूटी है एज टीचर्स, बाकी बच्चों को, चाहे वो 20 बच्चे हो आपकी कक्षा में, चाहे वो 40 बच्चे हो, बाकी जितने भी 39 बच्चे हैं उनको सेंसिटाइज मैं जरूर करूंगा, बच्चों की अवेयरनेस जरूर बढ़ाऊंगा, ताकि वो बच्चा जो इतने अपनी मुश्किलों के साथ उस स्कूल में आ रहा है, या फॉर दैट मैटर अगर कोई स्पेशल स्कूल में भी अगर जाता है, कोई और बच्चा उसकी परेशानियों को और ना बढ़ाए और ना चिढ़ाए, या कोई भी बच्चा, आपको ये जरूर देखना है कि इन बच्चों के पीछे ना लगे, जो हम बुलिंग की बात करते हैं। इस तरीके से आपको सेंसिटाइजेशन जरूर बढ़ानी है बाकी बच्चों में, एक्सेप्ट करना है उस बच्चे को एंड एक्नॉलेज भी करना है। देन आपको धीरे धीरे देखना है कि जो आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हैं या तो कोई काउंसलर है, एंड नॉट इवन देम बट बाकी जितने भी आपके उनके क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, उनको भी आप सेंसिटाइज जरूर कराएंगे इस एक पर्टिकुलर बच्चे के अकॉर्डिंग। देन आप क्या करेंगे कि जो इनका ये जो रॉकिंग बिहेवियर, ये टू एंड फ्रो, ये वाला एक जो बिहेवियर है, या वो टू एंड फ्रो जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बार बार भागना पसंद करते हैं, या कोई चीज को हाथ में लेकर बार बार घुमाने की कोशिश करते हैं, आपको इन सिम्टम्स को या इन लक्षणों को बहुत एबनॉर्मल एक तरीके से नहीं देखना, बट आपको अगेन मैं बोलूंगी कि इन चीजों को उन बच्चों में एक अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिविटी से, एक स्माइल के साथ
एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ही जाकर आपका फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स देयर इंटरवेंशन वो आप स्टार्ट कर पाएंगे। जो इंस्ट्रक्शन देने की जो कैपेसिटी है, बहुत बारी हमको एज टीचर्स लगता है कि हम फटाफट बस कह दे बच्चे को कि बेटा तुम अब जल्दी से ये कर दो, एंड देन आपको देन या तो आपका टीचर चला जाएगा या फटाफट से ये काम कर दो, देन मैम आपकी कॉपी लेकर जाएंगी। सो इस तरह के जो बिल्कुल जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी हो सकता है टीचर्स की वो बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस ना समझ पाते हो, जैसा कि हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट नॉट ओनली दिस, बट आपको अपना जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे कोई भी जो बच्चा हो विद ऑटिज्म, सबसे कम से कम शब्दों का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बहुत सारे शब्द एक साथ बोल रही हूँ, और जो मैं जितनी देर से भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपका क्योंकि आप इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त नहीं हैं, आपका आईक्यू बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसीलिए टीचर्स शायद आप इतनी सारी चीजें भी, मेरी जो बातें हैं वो समझ भी पा रहे हैं, ग्रास्प भी कर पा रहे हैं, और आपको शायद कल या परसों तक याद भी रहना चाहिए। बट टीचर्स, इतना स्मूथ प्रोसेस हमारे इन बच्चों का नहीं होता। आप चाहे एक बार हो, चाहे आपको 10 टाइम्स हो, आप में वो पेशेंस लेवल टीचर्स जरूर होना चाहिए, और एज अ पेरेंट भी जरूर होना चाहिए कि अगर एक बार में नहीं समझता बच्चा, अगर गुस्सा कर रहा है, अगर चीजें फेंक रहा है, कम से कम भी बेयर मिनिमम 5 टाइम्स आपको वो चीज उठाकर दोबारा से टेबल में उसके सामने रखनी है, सो दैट जब 5-6 बारी आप ये रिपीटेशन में कर लेंगे, देन हो सकता है जब 6th या 7th टाइम में उस बच्चे की अवेयरनेस जगे दैट ओके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है कि मैं जितनी बार भी फेंक रहा हूँ गुस्से में ये चीज, मेरे मदर या मेरा जो टीचर है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो चीज बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे सामने, दैट मीन्स अगली बार से शायद मेरा ये फेंकना सही बिहेवियर नहीं माना जाएगा। सो टीचर्स, इट्स जस्ट माई रिक्वेस्ट कि आप लोग हर सिम्टम को इतने आप गहराई से समझने की कोशिश करिए। आप सिर्फ उसको जिस तरह से सिम्टम मत देखिए, बट डेफिनेटली हर एक छोटी से छोटी चीज में आप अपना भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, या अपने बाकी टीचर से भी बात कर सकते हैं कि अगर हमारे कक्षा में कोई बच्चा है इस तरह का, हम किस किस प्रकार से उस बच्चे को हम सहायता दे सकें। चाहे उसके लिए आपको हो भी सकता है शायद कोई काउंसलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्टली एक ये भी बहुत टीचर्स इंपॉर्टेंट है कि हम जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इन बच्चों को, कोई एक तरीके से आप मत ये सोचिए कि सिर्फ मैं एक ही टोन में या एक ही तरीके से बच्चे को इंस्ट्रक्शन दूंगी, बट अलग अलग तरीकों से जरूर कोशिश करिए इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश। अदरवाइज ये जो बहुत एक मोनोटोनस एक ही तरह की एक प्रक्रिया ये बनकर रह जाएगी। बच्चे भी, इस तरह के बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं होंगे अगले दिन स्कूल आने में, ना ही वो आप लोगों की तरफ इवन आई कांटेक्ट भी इवन बनाने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। सो टीचर्स, यही कुछ कुछ बहुत अहम पॉइंट्स हैं जो आप सब लोग जरूर ध्यान रख सकते हैं अगर आपके स्कूल में हो, आपकी क्लास में हो, या आपके नेबर्स में हो। तो इन चीजों का आप लोग टीचर्स जरूर ध्यान रखिए। तो आई एम वेरी श्योर अगर आप थोड़ा सा भी, जितनी भी इंटरवेंशंस मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल सजेशंस ये थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी एज अ टीचर, एज अ अध्यापक, अगर आपने एक भी कोई चीज में 20% और इवन 5% भी अगर आपने बेटरमेंट कर दिया इनके बिहेवियर में, सो ट्रस्ट मी टीचर्स, आई एम वेरी श्योर कि आपने वो पहला जो स्टेप था, पहला जो कदम है टूवर्ड्स द ओवरऑल इंटरवेंशन या ओवरऑल ट्रीटमेंट, आई एम वेरी श्योर कि आप उसमें भी आगे जाकर सक्सेसफुल होंगे। सो टीचर्स, यही मैं बताना इस सेशन में अपने चाहूंगी। जितना भी हमने आज डिस्कस करा है ऑटिज्म के बारे में, कल जो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं या जो भी इस सेशन को अभी देख रहे हैं फेसबुक पे भी, उनके लिए मैं जरूर बता दूं कि मैं हर सेशन में अपने बताती हूँ कि हम जो 21 डिसेबिलिटीज हैं एज पर जो RPWD एक्ट आया है 2016 में, उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग बहुत सारे जो माइंड रिलेटेड जो डिसेबिलिटीज हैं हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। कल एंड परसों हमारा
जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है ADHD पे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कल एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी। इन दोनों चीजों के बारे में हम कवर करेंगे कल एंड परसों। जो हमारा कल जो सेशन होगा वो इंग्लिश में होगा, सैटरडे वाला हमारा सेशन हिंदी में होगा। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट कि आप लोगों में से कोई भी जो इंटरेस्टेड है जरूर हम लोगों के साथ बने रही हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ कुछ लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस जरूर जुड़ते हैं, क्योंकि मैं उनको देख पाती हूँ यहाँ पे हमारे जूम सेशन में भी। सो अगेन अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको थोड़ा सा भी, इफ यू आर नॉट ओनली एज अ स्पेशल एजुकेटर, एज अ टीचर ऑल्सो, जितना भी अगर आप अवेयर होना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन के सिम्टम्स जो बाकी हमारे लक्षण हैं वो भी जानना चाहते हैं, इसके बाद हम हियरिंग, विजन, थैलेसीमिया, बहुत सारे जितने भी प्रकार के हमारे RPWD एक्ट में हैं वो सारे हमारे साथ जरूर बने रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।